अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर हारून रशीद, BMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक। आज हम यहाँ मौजूद हैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, जिसमें आज हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है हिजामा थेरेपी, जिसको आम ज़बान में और आज राइज जो तरीका है, जो प्रचलित तरीका है, उसमें यूनानी कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आज हम इस टॉपिक पर, इस विषय पर, हिजामा पर एक प्रश्न और उत्तर का एक छोटा सा सेशन हम रखेंगे, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, डिपार्टमेंट ऑफ इलाज विद तदबीर। और ऐसे हिजामा जो थेरेपी, जो पद्धति प्रचलित है इलाज के लिए, जो कि काफ़ी लोगों द्वारा सराही जा रही है और इससे काफ़ी लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। और बहुत ही बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अकमल सर से कि वो किस तरह से जो है हमें इस हिजामा थेरेपी के बारे में अवगत कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। और आज हम हिजामा के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम हिजामा के बारे में पूरी तरीके से हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को और चिकित्सकों को बताएं कि किस तरीके से ये थेरेपी जो है चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आती है। तो इसके जरिए मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो सर हम शुरुआत करते हैं बिना किसी व्यवधान के कुछ मेरे पास ऐसे प्रश्न हैं जो आजकल के लोगों में और चिकित्सकों में बहुत ही उत्सुकता पूर्वक पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूं। तो सर आज आप हमें सबसे पहले बताइए कि हिजामा थेरेपी का उत्थान, उद्भव या ओरिजिन कहाँ से हुआ? पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस सेशन के लिए जो हिजामा के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट नॉलेज हमें हिजामा के बारे में, सही ऑथेंटिक नॉलेज कैसे मिले, इसके बारे में आपने मुझे चुना। जहाँ तक ऑरिजिन ऑफ हिजामा की बात है, तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे, जो पर्टिकुलर टर्म है हिजामा, ये स्पेसिफिकली तिब्बे यूनानी या यूनानी का ही पार्ट है। और यूनानी में जो इलाज के तरीके हैं, बेसिकली हम 3 तरीके से इलाज करते हैं यूनानी में। जैसे पहला है इलाज बिद दवा, इलाज बिल ग़िज़ा व तदबीर, और इलाज बिल यद, जिसको हम सर्जरी कहते हैं। तो दवाओं से इलाज करना, सर्जरी के जरिए से इलाज करना, और तदाबीर के जरिए या रेजिमेंट्स के जरिए इलाज करना। तो हिजामा जो है वो इलाज बिद तदबीर का एक पार्ट है। अब इसमें जो 1-2 चीज़ें हमें समझने की हैं वो ये हैं, क्योंकि हिजामा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनानी से एक्सक्लूसिव जुड़ा हुआ है, लेकिन हिजामा से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं, जैसे कपिंग थेरेपी है, तो इसका ओरिजिन चाइना में हुआ, चाइना में यूज़ की जाती है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है और इसका जो इलाज का तरीका है वो भी अलग है। और उसमें जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो नर्व ओरिजिन पॉइंट है। और हिजामा में जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो बेसिकली हिजामा तरीका है ख़राब खून जो, या फासिद ब्लड जिसको हम कहते हैं, फासिद मवाद जिसे हम कहते हैं, उसको जिस्म से निकालने का। तो जो बीमारियां खून की खराबी से होती हैं जिस्म के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसके 3 तरीके हैं, एक हिजामा, एक लीच थेरेपी, और एक फस्ट या वेनिसेक्शन जिसे कहते हैं। तो वो बीमारियां जो खून की खराबी से हुआ करती हैं, उनको हम ठीक करते हैं 3 तरीक़ों से। तो उसमें एक तरीका हिजामा है। तो आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण कहते हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। रक्त मोक्षण के उनके अलग तरीके हैं। चाइनीज़ थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है, उनका लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। और यूनानी के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनानी के अंदर जो है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और हिजामा एक्सक्लूसिवली पार्ट है यूनानी मेडिसिन। बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने हमें भी बताया कि हिजामा जो है, कपिंग थेरेपी, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी तिब्बे यूनानी का हिस्सा है। इस जुमरे में हम आगे बढ़ते हैं। सर आप हमें बताइए कि हिजामा, जैसे कि आपने बताया कि यूनानी सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये एंशियंट टाइम में हिजामा में क्या किया जाता था, या पुराने वक्त में हम देखें तो किस तरीके से हिजामा परफॉर्म किया जाता था? देखिए, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे वक्त जैसे जैसे चेंज होता रह गया, तो हिप्पोक्रेटस, बुकरात जिसे हम तिब्बे यूनानी में बुकरात कहते हैं, जो फादर ऑफ मेडिसिन है, तो उनके ज़माने से हिजामा परफॉर्म होता चला आया है। और बहुत इनिशियल स्टेज में ही हिजामा का जो चलन है, जब
बेसिस ऑफ डिजीज़ या पैथोलॉजी जब बात की गई थी, तो पैथोलॉजी ये समझ में आई कि ह्यूमरल थ्योरी जब हिप्पोक्रेटस या बुकरात ने दी, कि उसमें बताया कि बीमारी की जो वजह है वो ख़राब ह्यूमर्स या ख़राब खून की वजह से बीमारी होती है, और उस ख़राब खून को निकालने के जो तरीके अपनाए गए उसमें इनिशियल स्टेज में हिजामा भी है। तो हिजामा वक्त के एतबार से जब शुरू किया गया, तो जो पहले इसको सींगले लगाना भी कहा करते थे, तो सींग के ज़रिए से कट लगाकर और सींग लगाकर मुंह के ज़रिए से खींचकर खून को निकाला करते थे। तो सींग का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद और इसको थोड़ा वक्त जब निकलने के बाद तो इसमें ग्लास लगाकर भी, जो शीशे के ग्लास लगाकर भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। और कुछ टेक्स्ट में जो बैम्बू कप्स बनाकर, यानी कि लकड़ी के जो कप्स बनाकर उसका भी इस्तेमाल किया गया। और अब बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में प्लास्टिक के कप्स, मशीन सक्शन कप लगा के उसको इस्तेमाल किया जाता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वक्त गुजरता गया और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए हम अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते गए हैं। ये सींग का इस्तेमाल भी इसके लिए क्या किया गया, जिसको सींगली लगाना कहते थे, पचने लगाना कहते थे। उसके बाद ग्लास लगाना भी, तो ग्लास के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी यूज़ किए गए। और उसके बाद हिजामा करने के लिए बैम्बू या लकड़ी के कप्स बनाकर भी इस्तेमाल किए गए। और अब जो है वो हिजामा करने के लिए प्लास्टिक के जो सिंगल यूज़ कप हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सर ने हमें बताया कि एंशिएंट टाइम से अभी तक, मॉडर्न टाइम्स तक, किस तरीके से हिजामा यानी कपिंग थेरेपी में जो इम्प्रोवाइजेशन हुए, रिवॉल्यूशन हुए, और उसके बाद जो है यहाँ तक आज के दौर में हम तक ये थेरेपी पहुँची। तो इसके ज़ुमरे में हम आगे बढ़ते हैं। मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर कौन सी डिजीज़ ज़्यादा हैं जो इसमें हिजामा के जरिए ट्रीट की जाती है, मोस्ट ट्रीटेबल डिजीज़ बाय हिजामा? देखिए, हिजामा में जैसे हमने अभी जो शुरू में आपने सवाल किया था उसमें मैंने ये बात बताई कि हिजामा बीमारी उन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं जो खून की खराबी या फसाद खून जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बुकरात ने जो थ्योरी दी थी बेसिस ऑफ डिजीज़, जो पैथोलॉजिकल बेसिस है इसका, वो ये है कि बॉडी के अंदर सेहत को बरकरार रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ह्यूमर्स का एक कॉम्बिनेशन है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जब वो कॉम्बिनेशन बिगड़ता है ब्लड के अंदर उन ह्यूमर्स का, तो वो बीमारी का सबब बनता है या बीमारी का कॉज होता है। तो वो तमाम बीमारियां जो खून की खराबी से हुआ करती हैं उनके अंदर हम हिजामा का इस्तेमाल करते हैं। इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो स्किन डिसऑर्डर्स जितने हैं वो अक्सर जो खून के ख़राब होने का जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो उसके साइन सिम्टम आते हैं वो स्किन पर आते हैं। तो हम स्किन डिसऑर्डर के अंदर जैसे सोरियासिस है इसमें इस्तेमाल करते हैं, अर्टिकेरिया इसमें इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिकेशन है इसका। और जो लोकोमोटर डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे सर्वाइकल पेन हो, लोअर बैक पेन हो, नी जॉइंट पेन हो, उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। तो वो तमाम बीमारियां जिनका ताल्लुक या जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं उनकी जो पैथोलॉजी है वो ब्लड के या खून की खराबी वजह है जिनकी, उन तमाम बीमारियों के अंदर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एक्सक्लूसिव जो इस्तेमाल इसका हो रहा है वो स्किन डिसऑर्डर में और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में, अलग अलग तरह के पेन्स हैं उनके बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। तो सर ने हमें बताया कि किस तरह की ये किन बीमारियों में ख़ास तौर पर जो है हिजामा कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसमें सर ने हमें ब्लड डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर और ख़ास तौर पर लोकोमोटरी और मूवमेंट डिसऑर्डर में सर ने हमें इसका इस्तेमाल बताया। हम आगे बढ़ते हैं। सर हमें बताइए कि किस तरह हिजामा हम जो है, या यूँ समझे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हिजामा इन यूनानी मेडिसिन वो क्या है और ये किस तरह हमारी बॉडी में काम करता है, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी की पैथोलॉजी को दूर करके वापस जो है हमें सेहत बख्शता है। देखिए, जो टिपिकल यूनानी का कॉन्सेप्ट है सेहत का, तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ह्यूमर्स है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम सफरा, सौदा, दम और बलगम, तो ब्लड जो है हमारा वो कॉम्बिनेशन है ह्यूमर्स का। तो सेहत को बरकरार रखने के लिए या हेल्दी रहने के लिए ये चारों ह्यूमर्स जो हैं, सफरा, सौदा, दम, बलगम, इनका एक कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है बॉडी के अंदर। हर एक बॉडी का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो
तो जब भी इसकी क्वालिटी या इसकी क्वांटिटी में इम्बैलेंस आता है तो ये किसी भी बीमारी का एक कॉज होता है। तो हिजामा जब हम करते हैं, हिजामा बेसिकली अगर आप देखें तो दो तरह से हम हिजामा करते हैं, विदाउट ब्लड और विद ब्लड, यानी कि नश्तर या पचने लगाकर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्लड निकालते हैं, और एक हम ड्राई कप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम ब्लड नहीं निकालते हैं। तो हिजामा का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम हिजामा करते हैं तो इस क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इम्बैलेंस को दूर करके और जो उससे पैथोलॉजी क्रिएट होती है उसको हम ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें सर्वाइकल पेन का ही ले लेंगे तो सर्वाइकल के अंदर जो यूनानी पैथोलॉजी ये कहती है कि जो जॉइंट हैं उनके अंदर वो लोग जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं तो स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, वहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता, और स्टैग्नेशन या ब्लड के एक जगह रुकने की वजह से वहाँ पर पैथोलॉजी क्रिएट होती है, और वहाँ पर डीजनरेशन, चूँकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। हिजामा क्या करता है कि जो स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हुआ है वो डायरेक्ट इवैक्यूएट करते हैं वहाँ से, और फ्रेश न्यूट्रिशन वहाँ आना स्टार्ट होता है, फ्रेश ब्लड वहाँ आता है। तो जब उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाता है तो वो जो ऑर्गन है जो उसमें डिसोल्यूशन हुआ है या वीकनेस आई है वो उसको ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो पैथोलॉजी वहाँ पर ठीक हो जाती है और बॉडी का अपना जो नेचुरल सिस्टम है वो ठीक से काम करने लग जाता है और रिपेयर मैकेनिज्म बेहतर हो जाता है। तो हिजामा इस तरह से काम करता है। सर ने हमें बताया कि हिजामा थेरेपी या कपिंग जो है वो हमारी बॉडी पर किस तरह इफेक्ट करती है, कि वो जो है हमारी बॉडी में वापस से तबीयत मुदब्बराए बदन को बेदार करती है। चलिए सर, तो उसके बाद क्योंकि हमें पता चल चुका है कि किस तरीके से हिजामा थेरेपी जो है हमारी बॉडी को हील करने का काम करती है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार आप टाइप ऑफ हिजामा यानी कि हिजामा के जो तरीके हैं उन पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। बेसिकली देखिए हिजामा अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी जैसे पहले जवाब में दे रखा था उसमें बात बताई है कि हिजामा दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक हिजामा विशुद्ध और बिलाशुद्ध। शुद्ध का मतलब है इंसिजन देना, तो जिसको हम वेट कपिंग भी कहते हैं, इसके अंदर हम ब्लड को इवैक्यूएट करके ट्रीटमेंट करते हैं, हिजामा करते हैं। और दूसरा जो हिजामा का टाइप है वो है बिलाशुद्ध, जिसमें हम नश्तर या पचने या इंसिजन नहीं देते हैं और ब्लड उसमें इवैक्यूएट नहीं करते हैं, तो उसको हम ड्राई हिजामा भी कहते हैं। तो बेसिक जो टाइप है हिजामा की वो वेट और ड्राई दो हैं। इसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं, फिर जो ड्राई हिजामा हम करते हैं उसको हम कभी कभी फायर के ज़रिए भी करते हैं, जो हम उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं वो फायर के ज़रिए, तो उसको हम हिजामा बिन नार भी कहते हैं, हिजामा बिन नार। तो इस तरह से तीन टाइप हो जाती है हिजामा की, हिजामा विशुद्ध और बिलाशुद्ध। और बिलाशुद्ध के अंदर जिसमें हम इंसिजन नहीं देते हैं उसमें एक जो हिजामा करते हैं हम फायर के ज़रिए से, फायर का यूज़ करके, तो उसको हिजामा बिन नार कहते हैं या फायर कपिंग कहते हैं। तो वेट कपिंग, ड्राई कपिंग, और ड्राई कपिंग में दो पार्ट हैं, फायर कपिंग। तो इस तरह से बेसिक दो टाइप है, लेकिन इसको तीन टाइप में हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो सर ने अभी टाइप्स ऑफ हिजामा या कपिंग थेरेपी पर भी रोशनी डाली कि इसमें हम दो तरीके से, और उसी के अंदर एक और फर्दर फायर कपिंग भी कर सकते हैं। आगे हम सर से जानना चाहेंगे कि सर जब हम हिजामा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो फिजिशियंस हैं वो किस तरह के प्रिकॉशंस, इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखें, जिससे कि मरीज की सेहत जो है बिल्कुल कम तौर पर असरअंदाज, उस पर बुरा असर पड़े। इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सर क्या प्रिकॉशंस, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन रहनी चाहिए। देखिए हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और चूँकि हिजामा बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में जो है उसका नाम हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और चूँकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर हिजामा के डे बाय डे नंबर ऑफ जो हिजामा थेरेपिस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लिनिक्स भी जो है बढ़ रही हैं, और ट्रीटमेंट लेने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इनको साइंटिफिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी, ताकि ऐसा ना हो कि हिजामा ओवर यूज़ करने की वजह से इससे नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज की, कि किस एज में हिजामा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिजीज़। तो
नॉर्मल जो एज है 10 साल से 60 साल के बीच में हम इसको हिजामा कर सकते हैं। 10 साल से कम के बच्चों में भी हिजामा नहीं करना और 60 साल से ऊपर में भी हिजामा नहीं करना है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन इस तरह की होती है कि हिजामा करना ज़रूरी होता है, तो उसकी सेहत को ध्यान रखते हुए 60 साल से ऊपर भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रिकॉशन लेकर, और 10 साल से नीचे भी कर सकते हैं अप टू 2 ईयर्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके हिजामा परफॉर्म करते हैं कि मरीज़ की जो हेल्थ है वो इस तरह अलाउ कर रही हो। दूसरा, मरीज़ को हमें देखना कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब जो साथ में उनकी जो डिजीज़ है वो नहीं हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई मरीज़ है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का मरीज़ है और वो ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो थोड़ा उसके ब्लड थिनर्स बंद करने के बाद और 3-4 दिन निकलने के बाद जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाए तब करेंगे। दूसरा, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि मरीज़ कोई ऐसी बीमारी में जो है वो इन्वॉल्व ना हो, या कोई ऐसी बीमारी उसको ना हो जो उसकी इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस हुआ हो। इन पर्टिकुलर जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर या कैंसर के कोई पेशेंट है, थोड़ा एहतियात के साथ करना है उसमें। और जो आजकल हम नॉर्मली नहीं करते हैं, हिजामा करने से पहले जो प्री रिक्विजिट है, मरीज़ का जो है ब्लड प्रोफाइल कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ख़ासतौर पे वो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं उनको लेकर, HIV और हेपेटाइटिस बी, इनका टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये बहुत साइलेंट किलर्स हैं और साइलेंटली ये रन करती हैं। इसके साथ साथ जो बेसिक टेस्ट हैं वो तो मस्ट हैं, उसमें CT-BT, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, रेड ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन, ये कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर तो आप हिजामा करेंगे। और आप जो आपका सेटअप है, क्लिनिकल सेटअप है, वो बहुत हाइजीनिक होना चाहिए, और जो प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो बहुत अच्छे से आपको लेनी है, बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, ग्लव्स का इस्तेमाल और कप्स का जो है रीयूज़ नहीं करना, सिंगल यूज़ करना है। एक ब्लेड दूसरे पेशेंट में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। सिंगल यूज़ ब्लेड, कप्स और जो बैंडेज करना है वो बहुत सिंगल यूज़ होनी चाहिए और बहुत एसेप्टिक कंडीशन में करें, और आपका क्लिनिकल सेटअप बहुत हाइजीनिक हो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इससे क्या है, जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ होने से आप बच जाएंगे, और मरीज़ की कंडीशन भी कोई किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला होने से मरीज़ बच जाए। तो सर ने हमें बताया कि किस तरीके से हमें किन कॉन्ट्राइंडिकेशन को ध्यान में रखना है और किन इंडिकेशंस के साथ हमें हिजामा परफॉर्म करना है। ख़ास तौर से हमें प्रिकॉशंस जो है वो सर ने बताया कि हमें उनके ब्लड टेस्ट, हमारी क्लिनिक का हाइजीन होना, जो वर्क प्लेस है हमारा जहाँ पर हम थेरेपी कर रहे हैं उसका हाइजीनिक होना कितना ज़रूरी है इन्फेक्शन से, तादिया से बचने के लिए। आगे हम सर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि ये हमारी बॉडी पर परफॉर्म होता है हिजामा, तो इसमें क्या कुछ ऐसे ख़ास पॉइंट, कुछ मकामात हैं जो किन्हीं ख़ास डिजीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फर्दर जो है जनरल पॉइंट्स जो हैं हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, या हम उन पॉइंट्स के बारे में कैसे जान सकते हैं कि ये किस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए मोतबर है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, और अक्सर ये सवाल पूछा ही जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हिजामा सीख रहे हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सब हमें हिजामा के बीमारी के एतबार से पॉइंट बता दीजिए कि किस बीमारी में कहाँ पे लगाना। तो इससे पहले कि हम पॉइंट के बारे में जानें, हमें ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ी पैथोलॉजी समझ लें, तो हमें आसान हो जाएगा ये बात समझना कि जब हिजामा हम करते हैं, हिजामा कब करते हैं, तो इसमें जो मॉर्बिड मटेरियल जो हमने बात की कि हिजामा पैथोलॉजी ठीक करता है, जो ह्यूमर्स या सफरा, सोदा, दम, बलगम, जिसका कॉम्बिनेशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ख़राब होने की वजह से बीमारी होती है, तो इसको ठीक करता है। तो जो ख़राब खून है या फासिद मवाद जिसे हम कहते हैं, या मॉर्बिड ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, उसको इवैक्यूएट करने के लिए, उसको निकालने के लिए हिजामा करते हैं। तो इसमें इंडिकेशन ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिजामा हम उस वक्त करते हैं जब मटीरियल जो है वो कम हो, कन्फाइंड हो और स्किन के पास में हो। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि कम होना चाहिए मटीरियल, स्किन के पास में होना चाहिए और कन्फाइंड हो, एक जगह स्पेसिफिक जमा हुआ हो, तो वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए या उस फासिद मवाद को निकालने के लिए हम हिजामा करते हैं। अब बीमारी के एतबार से अलग अलग कुछ एरिया हैं जहाँ पर वो फासिद मवाद या फासिद खून या मॉर्बिड मटेरियल जमा होने की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए, देखिए सर की बहुत सारी बीमारियां हैं, हेडेक है, इंसोमिया है, या निस्यान ये भूलने की बीमारी है, या माइग्रेन है, और बहुत सारी जो जिनका ताल्लुक सर से है। तो सर के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं 4-5,
उन पे हम हिजामा कर सकते हैं। सर्वाइकल के लिए और इंसोम्निया के लिए और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए जो अल्काइल एरिया है, इंटरस्कैपुलर रीजन जो बैक ऑफ चेस्ट है, उस पर हम पॉइंट को उस पर हम हिजामा कर सकते हैं। और इसके अलावा लोकलाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीमारी है उसका जो मटेरियल है वो लोकलाइज जमा होता है, जैसे लोअर बैक पेन में या सर्वाइकल के अंदर या नी जॉइंट पेन के अंदर वो मैटर लोकल एरिया में कन्फाइंड या जमा हो जाता है, तो हम डायरेक्ट ही वहाँ पर उस जगह पॉइंट लगाकर हिजामा करके वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो हेड, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी का जो हिजामा होता है वो काफ मसल्स को अगर आप टारगेट करेंगे तो काफ मसल में मैक्सिमम बीमारियां कवर हो जाती हैं कि आप काफ मसल पे हिजामा करिए। अपर बॉडी में जो अल्काइल एरिया है, इंटरस्कैपुलर रीजन, उसमें बहुत सारी बीमारियां कवर होती है, चेस्ट रिलेटेड, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी उसमें कवर हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी कवर हो जाते हैं, हेड रिलेटेड डिसऑर्डर भी उसमें कवर हो जाते हैं। और हेड में जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनमें जो हेड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं वो उसमें कवर हो जाती हैं। तो सुपरफिशियली अगर हम बात करें, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो हिजामा उस जगह करना चाहिए जहाँ पर मॉर्बिड मटेरियल जमा होने की इस्तेदाद मौजूद हो, मादा कम हो, कन्फाइंड हो, स्किन के पास हो। ये तो सर ने हमें बताया कि मादे का कन्फाइंड होना, मॉर्बिड होना कितना ज़रूरी है इवेक्यूएट करने के लिए, और किस तरीके से सर ने बताया कि कुछ खास बीमारियों में कुछ खास जगहें हैं, अल्काइल एरिया है, उसके अलावा काफ रीजन है, और जो है हमारी बॉडी के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनमें हम किस तरीके से और किन बीमारियों में हिजामा कर सकते हैं। इसके बाद हम सर से मालूम करना चाहेंगे कि सर हिजामा कौन परफॉर्म कर सकता है, हु कैन परस्यू द हिजामा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जितना जैसे हिजामा का चलन बढ़ रहा है, हिजामा लोग कराना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग जो अनट्रेंड हैं, अनऑथराइज्ड हैं, वो भी हिजामा करने लगे हैं। तो हिजामा करने के लिए, चूँकि हिजामा पार्ट है तिब्बे यूनानी का, तो कम से कम यूनानी का ग्रेजुएट यानी कि BOMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो किया हुआ हो, उससे हिजामा आपको कराना चाहिए, जो ट्रेंड हो, हिजामा थेरेपिस्ट हो। तो कम से कम जो उसके बाद BOMS की डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप हिजामा नहीं कराएं तो बेहतर है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई जो आप देखेंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ग्रेजुएशन मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन है हिजामा थेरेपिस्ट के लिए कि जो BOMS किया हुआ हो, वो अगर उसने हिजामा सर्टिफिकेट कोर्स किया है या अगर सिर्फ BOMS भी किया हुआ है तो कर सकते हैं। इसके अलावा हिजामा स्पेशलिस्ट, हिजामा जो इलाज तदबीर के अंदर PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, और BOMS में करने के बाद जो हिजामा परफॉर्म कर रहा है वो इसके एक्सपर्ट होते हैं। तो एक्सपर्ट से आप हिजामा कराएं, पहले ये देख लें कि ये इनका ताल्लुक यूनानी तिब से है या नहीं है, यूनानी मेडिसिन से है या नहीं है। अदरवाइज आप हिजामा नहीं कराएं, क्योंकि अनट्रेंड और जो अनऑथोराइज्ड लोग हैं वो हिजामा से नुकसान ज़्यादा करेंगे बजाय फ़ायदा करने के, और SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है उनको फॉलो भी नहीं करते हैं। तो बेहतर है आप उन लोगों से बचें। सर ने हमें बताया कि हमें जो हिजामा परफॉर्म करवाना है, यदि हम अगर किसी से हिजामा थेरेपी का इलाज लेते हैं तो वो कम से कम BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि कामिल तिब और जराहत की उनके पास एक ओहदा हो और उन्होंने इसकी पढ़ाई की हो। जो जैसा कि सर ने बताया कि हम इसमें मास्टर्स जो है इलाज भी तदबीर में वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और हम ख़ास तौर से जो है BOMS प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर से ही हिजामा कराएं, ताकि जो है हमें फर्दर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा ये है कि हम आगे बढ़ते हैं कि सर बहुत सारे पॉइंट्स को सर ने हमारे यहाँ कवर किया है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो कई फिजिशियंस अपने क्लिनिक पर ये कह भी देते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर क्या हिजामा सुन्नत है, इज हिजामा इज सुन्नत? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो अलग अलग सवाल इसमें किए जाते हैं, और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप हिजामा सुन्नत की बात करते हैं तो एक रिलीजन से इसको हम जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जानते भी हैं कि जो ट्रीटमेंट का ताल्लुक है वो किसी रिलीजन से नहीं है, वो इंसानियत से। सभी लोग हिजामा सब पे परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हिजामा सुन्नत है इसलिए हमें कराना चाहिए, तो मैं एक लाइन हमेशा यूज़ करता हूँ जब मेरे पास लोग आते हैं, आप उसको थोड़ा गौर से सुनें और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हिजामा सुन्नत नहीं है, हिजामा इलाज सुन्नत है।
कि जो लोग ये बात कहते हैं कि हिजामा सुन्नत है और हदीस इसके बारे में बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है, तो जितनी अहादीस हैं उनके अंदर सब में ये आया है कि वो इलाज जो आप कराते हैं उनमें बेहतर इलाज हिजामा है। तो हिजामा इलाज सुन्नत है और इलाज बीमारी का होता है। तो आपको हिजामा कब कराना है? जब आपको कोई बीमारी हो। तो इसलिए सिर्फ हिजामा सुन्नत है, इसलिए आपको कोई बीमारी अगर नहीं है और आप हिजामा कराना चाहते हैं, और बहुत रैंडमली लोग इसको इस्तेमाल करके कि कोई जिनको कोई बीमारी नहीं भी है, जिनको कोई दिक्कत नहीं भी, वो भी हिजामा कराने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से हिजामा नहीं कराना चाहिए। हाँ, हिजामा प्रिवेंटिव तौर पर भी कराया जा सकता है। अगर आप बीमार नहीं हैं, बीमारी से बचने के लिए हिजामा कराया जा सकता है, लेकिन उसको आप तय नहीं करेंगे, उसको आपका फिजिशियन तय करेगा कि आपको हिजामा कराना नहीं चाहिए या नहीं कराना चाहिए, आपकी सेहत देखकर, आपकी बीमारी की इस्तेदाद देखकर। तो बेहतर लाइन ये है कि हिजामा इलाज सुन्नत है। तो सिर्फ हिजामा सुन्नत है, उसके नाम पर बहुत सारे लोगों ने इसको मिस यूज कर रखा है और पैसे कमाने का जरिया भी इसको बना लिया है। तो मैं उनके लिए एक लाइन कह रहा था, हिजामा इलाज सुन्नत है और इलाज बीमारी का होता है। जब आप बीमार हो तो आप हिजामा कराएं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीमारी की हालत में ही हिजामा कराया है। आप सेहत की हालत में भी हिजामा करा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय लेकर, अपने आप ये तय नहीं करें। तो सर ने एक बहुत ही ज़रूरी मसले पर ये बात बताई कि हिजामा इलाज सुन्नत है, ठीक है। और प्रिवेंटिव तौर पर भी सर ने कहा कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर भी हम हिजामा करवा सकते हैं, लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट और फिजिशियन की राय जो है उसका बड़ा दखल है। तो सर ने हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए और बहुत वसी तौर पर जो है एक एक मौजू को, एक एक जो है नुक्ते को बारीकी से सर ने हमें समझाया। फिर भी मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर वो कौन सी बुक्स हैं या किस तरह के कुछ जर्नल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं या बुक्स हैं, या हमारे जो फिजिशियंस हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनके ज़रिए लिखी गई कौन सी किताबें हैं जिनके ज़रिए हम इसके बारे में और थ्योरी और जो है कॉन्सेप्ट की मालूमात कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बुक्स की बात करें तो हिजामा के ताल्लुक से जो पुराने राइटर्स हैं हमारे, उनकी किताबें अगर आप पढ़ें तो अल-क़ानून फ़ी तिब सबसे ऑथेंटिक किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं, शेख इब्न सीना की। इसके अलावा बुनियाद नफीसी आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा इसके बारे में मटेरियल मिल जाएगा हिजामा के ताल्लुक से। इसके अलावा उसूल तिब पढ़ सकते हैं, जिसमें जामे और शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो नए राइटर्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली हिजामा के बारे में ही एक्सक्लूसिव उसमें लिखा है, उसमें आप देखें अल हिजामा एक बहुत अच्छी किताब है, उर्दू में है, डॉक्टर अफजल कलाम और मेरी हमने साथ में लिखी है। इसके अलावा इंग्लिश में भी उन्होंने डॉक्टर अफजल कलाम ने हिजामा के ताल्लुक से किताब लिखी है, और डॉक्टर नायाब हैं, उन्होंने हिजामा के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मुल्तानी हैं, उनकी भी इंग्लिश में एक हिजामा की बहुत अच्छी किताब है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इन अगर आपको जानना है इसमें, और अगर इसका कुलियाती पोर्शन या इसका जो पैथोलॉजिकल पार्ट आपको जानना है, उसूली बात इसकी जाननी है, तो प्रोफेसर जुल्किफल की बहुत अच्छी किताब है एक इतलाक़ी कुलियात, तो उसमें हिजामा के ताल्लुक से बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी चीज़ें उसमें एक्सक्लूसिवली दी हुई हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। सर ने हमें बताया है कि हम अगर कॉन्सेप्चुअल और डीप नॉलेज चाहते हैं तो हमें बुक्स की तरफ रुजू करना होगा, जिसमें सर ने कुछ बुक्स बताई हैं, जिसमें स्पेसिफिक बुक्स भी हैं और कुलियाती बुक्स भी हैं, जिनमें सर ने उनके नाम भी हमें बताए हैं। तो हमारे फिजिशियंस ज़रूर उसी तरफ रुजू करेंगे। तो आज के सेशन में हमने कुलियात से जुड़ा एक टॉपिक, यानी कि हमारा जो अभी इलाज में राइट जो टॉपिक है, कि जो ख़ास मौजू है जिसको हमने हिजामा और कपिंग थेरेपी कहा, उसको हमने बहुत ही वजाहत के साथ सुना। डॉक्टर अजमल सर ने हमें इस सब के बारे में पूरे तौर से जो है हमें जानकारी दी। तो आज के सेशन में हम एक बार फिर डॉक्टर अजमल सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और फिर से हाजिर होंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।